सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस, राइट। एंड बहुत ही इजीली हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट्स कवर करते जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस रिकर्जन टॉपिक यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग मीडियम और हार्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट। और उसके बाद हम इसकी शॉर्टकमिंग्स जो भी हैं वो भी देखेंगे, एंड व्हाट इज अ बेटर सोल्यूशन, सो विल गो फॉर दैट एज वेल, right? So let's start from the very basics, that why recursion and what is recursion. So first of all, let us answer these questions. So I'm going to make this test file over here, right? So this is test.java. Now what happens is that this is our class test, right? And in this test class, we have this main function as well. So main, which is public static void main, and then we have a string args, right? And then inside this particular function, I'm going to write system.out.println hello world. So this is what I have written over here. Now, if I'll run this particular test class, then simply hello world will be printed, right? So here we can see that hello world is printed once. Now I want that this task should be repeated, right? So what I'm going to do is that I'm going to write this particular statement multiple times. तो मैंने यहाँ से ये copy किया, and then I'm pasting it, and I'm pasting it for several times. So like 3, 4 times I've pasted it, and if I'll run it now, then hello world will be printed for those many times जितनी बार मैंने ये system.out.println लिखा हुआ है. नाउ मैंने सोचा यार ये हेलो वर्ल्ड के लिए तो ठीक है, बट अगर इसी तरीके से कोई रिपीटेशन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, सो इट विल बिकम अ वेरी बिग लॉजिक, राइट। मतलब इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड अगर हम ऐसा सोचें कि ये अभी तो ये सिंगल लाइन है जो रिपीट हो रही है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वी आर मेकिंग सम कैलकुलेटर, है ना, एंड जितनी बार यूजर को उस कैलकुलेटर को यूज करना है, तो कैलकुलेटर की अगर 5, 6 लाइन्स हैं, अभी तो मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ 5, 6, बट अगर ये कैलकुलेटर की 5, 6 लाइन्स होंगी, so those all 5, 6 lines are going to be repeated, and then it will become a very big code, isn't it? Because now it will have like multiple times those 5, 6 lines will be copied and pasted. So that will become a very big code, and there is a lot of repetition as well. So in order to deal with this, हमने सोचा कि बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रेपिटेशन दिख रहा है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस दीज 5, 6 लाइन ऑल द टाइम्स, वी कैन यूज अ लूप एज वेल। तो वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई देखो ऐसा काम करते हैं कि int I equals to 0, I less than 5, I plus plus. So with the help of this pointer, जो हमारी 5, 6 लाइन्स हैं वो हम एक ही बार लिख लेते हैं। दैट कैलकुलेटर का कुछ 5, 6 लाइन्स हैं, उनको हमने फॉर लूप में डाल दिया, एंड दिस फॉर लूप इटसेल्फ विल रन दीज 5, 6 लाइन्स फॉर 5 टाइम्स। सो दिस इज हाउ हम लोगों ने वो जो रेपिटेशन था उसे लूप के अंदर बाइंड कर दिया। और लूप का तो काम ही होता है that जब भी रिपीटेशन करना होता है देन यू यूज लूप। डज इट मेक सेंस? यस मैम। इट इज क्लियर टू अस, राइट। या नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हमको एक और चीज पता है, दैट इज कि जब भी हमें कुछ 5, 6 लाइंस ऑफ कोड लिखनी होती है, और जब भी हमें पता होता है दैट इसको हमें रीयूज करना है, तो इट इज बेटर कि आप उसे एक फंक्शन के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर बाइंड करके रख लो। एंड देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दूस 5, 6 लाइंस ओवर हियर, अभी तो ये एक लाइन हमें दिख रही है इसलिए इट इज लुकिंग वेरी सिंपल, बट एक्चुअली में जब आप कोई कोड लिखते हो तो आप उसके साथ कुछ काम कर रहे होते हो, तो ऐसे इस तरीके से 4, 5 लाइंस ऑफ कोड हो सकता है। तो int b is equals to 67, b is equals to, मतलब any kind of code can come over here. So this is how 5, 6 line or even 100 lines of code could be there. तो हमने बोला कि यार जब भी हमें दिख रहा है कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कवर करनी है, तो इट इज बेटर कि आप उसे एक फंक्शन में रैप करके रख लो, ताकि थोड़ी मॉड्यूलैरिटी आने लग जाए कोड की। तो हमने बोला ठीक है, सही बात है, लेट्स हैव इट। सो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने बोल दिया कि भाई इसका रिटर्न टाइप अभी फिलहाल के लिए वॉइड है, एंड इसका नाम है सपोज कैलकुलेटर, एंड दिस कैलकुलेटर राइट नाउ इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग, ये बस कुछ काम करता है यहाँ पे। अब क्या काम करता है वो XYZ पता नहीं,
लेकिन उसके बाद वो एक चीज प्रिंट भी करा देता है, सपोज दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम अ कैलकुलेटर, राइट? तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वर्किंग. So now from main function we are saying that for loop now you can run this calculator functions for those many times, because वही सेम काम जो आप पहले कर रहे थे इसके अंदर अपने पूरे कोड को रख के, वो अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन दिस टाइम यू आर गोइंग टू कॉल दिस कैलकुलेटर फंक्शन. अभी भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा. सो स्टिल वी आर डूइंग द repetitive task and we are getting the same output. But now what happens is that what if the input or the value of the first the first function that you have called, उसका जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसके थ्रू हम सेकेंड फंक्शन को कॉल करें. दैट इज, जो कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है उसका कुछ इनपुट जो है वो कैलकुलेटर नंबर 2 को चाहिए. मतलब जो आप सेकंड कैलकुलेटर फंक्शन कॉल करोगे उसको चाहिए, या फिर इस जो सेकंड कैलकुलेटर का जो आउटपुट है वो फर्स्ट वाले कैलकुलेटर को चाहिए. व्हाट इफ देयर इज सम इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन दीज कैलकुलेटर फंक्शंस, राइट? तो हमने क्या बोला था, ये फॉर लूप से हमने बोला था कि भाई आप कैलकुलेटर फंक्शन को 5 बार कॉल करो, राइट? अभी तक कोई इंटरडिपेंडेंसी एज सच हमने नहीं दिखाई थी. But now we are saying that each of these different calls that you are making can have some sort of interdependency between each other. ठीक है, तो वो हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले को इनपुट दे एज इट्स पैरामीटर, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पीछे वाला फंक्शन है वो कुछ रिटर्न में आंसर दे रहा हो. तो किसी भी टाइप की इंटरडिपेंडेंसी हो सकती है. तो ऐसे मोमेंट पे हम बोलते हैं कि भाई चलो रिकर्जन को यूज कर लेते हैं. तो रिकर्जन का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लगे. तो लेट अस से कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, राइट? सो प्रिंट फंक्शन बोलता है, अब नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट लेटर ऑन विल यूज दिस एग्जांपल इन लिंक लिस्ट ऑल्सो, ट्रीज ऑल्सो, पर अभी हम पहले अपना बेस बना रहे हैं सही से. सो हमने बोला कि भाई एक हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है स्टैटिक वॉइड print, right? And now this print function is saying that मैं क्या काम करता हूँ, तो मैं system dot out dot println hello world print कराता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपने सेम फंक्शन को फिर से कॉल कर देता हूँ, जो मेरा नाम है उसी सेम नाम के फंक्शन को फिर से कॉल कर देता हूँ. तो यहाँ पे प्रिंट जो है वो फिर से कॉल हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इसे रन करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो एक बार प्रिंट को कॉल करता है, एंड देन सिंपली प्रिंट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स प्रिंट को कॉल करता रहता है. इट्स दिस इज हाउ इट गोज इन इनफिनाइट लाइक स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन. अब इसको समझने के लिए लेट अस टेक अ वेरी गुड एग्जांपल, ताकि हमें ये चीज समझ में आए that ये हुआ क्या है, ये इनफिनाइट टाइम कॉल कैसे हुआ है पर्टिकुलर फंक्शन. तो इसके लिए हमने अपना खोला व्हाइट बोर्ड एंड नाउ वी वांट टू सी अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर इट. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम एक क्लास के अंदर होते हैं, सपोज एक फिजिकल क्लास का स्ट्रक्चर है, राइट? और हमारे पास क्लास के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट इनसाइड द क्लासरूम देयर आर मेनी स्टूडेंट्स. देयर कैन बी 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स. तो सपोज दिस इज हाउ दिस क्लास इज मेड. तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि टीचर बैठा हुआ है एंड यहाँ पे बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमें इन सारे के सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगवानी है. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिससे हमें रिकर्जन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. सो ये जो टीचर है ये बोलता है कि यार मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सबकी अटेंडेंस ले लेता हूँ. तो व्हाट व्हाट दिस टीचर डज इज कि वो एक एक करके सबका नाम बोलता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं, और वो सबका एक एक करके नाम लेता है. एंड यहाँ से बच्चा जो है वो प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है वो बोलता जाता है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है. बट उसमें टीचर ने देखा कि यार मेरा ना बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है. दैट इज, अगर टीचर ही ये सारा काम करने लगेगा तो टीचर वाला जो हमारा कैंडिडेट है उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं कि इस शीट को ही पास ऑन कर देते हैं. तो शीट को पास ऑन करने का मतलब है दैट यू आर गिविंग सम इनपुट टू द डिफरेंट फंक्शंस. सो नाउ इसने एक अटेंडेंस नाम का फंक्शन कॉल किया ऑन स्टूडेंट नंबर 1. तो स्टूडेंट नंबर 1 को इसने बोला कि स्टूडेंट नंबर 1, आई एम गिविंग, दिस इज स्टूडेंट नंबर 1, आई एम गिविंग यू एन अटेंडेंस शीट. व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम जो है अपना नाम इसके अंदर जहां पे भी है उस पे पी डालकर आ जाना, दैट इज योर टास्क. तो स्टूडेंट नंबर 1 ने बोला ओके, आई एम डन विद दिस.
राइट। उसके बाद स्टूडेंट नंबर वन बोलता है कि अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, कि या तो मैं सबका नाम देख देख के इसमें पी 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 डालता रहूं, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो पास द शीट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वन जो है वो बड़ा स्मार्ट था, उसने बोला कि लेट अस डू वन थिंग, कि मैं इस शीट को ही पास कर देता हूँ। तो उसने स्टूडेंट नंबर टू को पास कर दिया। ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर टू को ये नहीं पता कि ये काम दिया किसने, उसे बस ये पता है दैट स्टूडेंट नंबर वन ने उसको ये टास्क दिया है। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा लीनियर फैशन में बना लें समझने के लिए, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, कि सबसे पहला कैंडिडेट जिसके पास अटेंडेंस शीट थी, जिसने ये टास्क असाइन किया है, वो टीचर था। टीचर ने स्टूडेंट नंबर वन को कॉल किया। ठीक है। स्टूडेंट नंबर वन को उसने शीट पास की। स्टूडेंट नंबर वन ने जहां पे भी उसका नाम था वहां पे पी लगाया, एंड देन दिस स्टूडेंट नंबर वन हैज पास्ड ऑन द शीट टू स्टूडेंट नंबर टू। अब स्टूडेंट नंबर टू को ये नहीं पता कि इसको ये काम, एस वन को ये काम टी ने दिया है। उसे बस इतना पता है कि एस टू को ये काम एस वन ने दिया है। सो उसके पास भी ये सेम अटेंडेंस शीट आई। नाउ दिस इज अटेंडेंस शीट हैज मूव टू स्टूडेंट नंबर टू। ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर टू बोलता है कि ठीक है, अब जो भी एस वन ने चेंजेस किए हैं वो तो इस शीट के अंदर है ही। साथ में स्टूडेंट नंबर टू भी बोल देता है कि ठीक है, मैं भी एक पी लगा देता हूँ अपनी जगह पर। फिर स्टूडेंट नंबर टू सोचता है कि यार मैं सबकी अटेंडेंस क्यों लूं, मैं बस शीट पास कर देता हूँ स्टूडेंट नंबर थ्री को। नाउ स्टूडेंट नंबर थ्री ऑल्सो डजंट नो दैट इसको ये काम इस टीचर ने दिया है। उसे बस इतना पता है कि मुझे ये टास्क दिया है स्टूडेंट नंबर टू ने। तो इसने भी क्या किया कि अपनी शीट ली और उसके अंदर जहां पे भी उसका नाम था वहां पे उसने पी लगा दिया, दैट इज ये भी प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट नंबर फोर आया। तो स्टूडेंट नंबर थ्री ने बोला कि स्टूडेंट नंबर फोर, नाउ यू विल डू द सेम टास्क विच इज, कि अपने नाम के आगे तुम भी पी लगा कर आ जाओ। तो इसने भी पी लगा दिया। एंड नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दैट हमारी जो शीट है वो बेसिकली आगे पास ऑन नहीं की जा सकती, क्योंकि मे बी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चार ही स्टूडेंट्स थे। तो अब सबको पास हो गई है, सो दैट्स व्हाई विल स्टॉप द प्रोसेस। तो स्टॉप करते टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट स्टूडेंट नंबर फोर सेज कि मुझे ये थोड़ी पता है कि मुझे टीचर ने ये काम दिया। तो वो टीचर से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बना सकता। वो बोलता है कि भाई मैं स्टूडेंट नंबर थ्री को ये शीट पास कर देता हूँ। सो नाउ दिस शीट विच वाज विद एस फोर इज गोइंग बैक टू एस थ्री। ठीक है। एस थ्री बोलता है मुझे ये नहीं पता कि ओरिजिनल टास्क किसने दिया था, मैं बस एस टू को ये टास्क पास कर देता हूँ। तो वो शीट वापस पास कर देता है टू एस टू। देन एस टू सेज कि भाई मुझे नहीं पता कि ये टास्क ओरिजिनली किसने दिया था, मुझे तो एस वन का पता है कि एस वन ने मुझे ये टास्क दिया था। तो दिस एस वन इज गोइंग टू पास ऑन द शीट टू एस टू, एंड इन द सिमिलर वे दिस एस वन विल पास द शीट बैक टू द टीचर। एंड जब ये टीचर के पास आएगी शीट, तो टीचर का जो पूरा टास्क था वो हो चुका है। मतलब जो जिस ओरिजिनल टास्क के साथ टीचर ने ये शुरू किया था काम, अब वो कंप्लीट हो चुका है। राइट। डज दिस complete analogy make sense that what is happening here? यस सर। राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि टीचर बोलता है कि अब यहाँ से हम लोग को कुछ पॉइंट सीखने चाहिए। तो वो अपने बच्चों को बताता है कि देखो हमने क्या किया, कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट्स हैं या चार स्टूडेंट्स हैं जो भी है, और हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि हमें हर कैंडिडेट के आगे पी 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 लगा कर आना है जो भी प्रेजेंट है। राइट। अभी बहुत बड़े टास्क को इन लोगों ने क्या किया, दैट दे ब्रोक इट डाउन इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम। सो रिकर्जन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है हम उसके अंदर छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो टास्क नंबर वन इज टू फाइंड आउट दैट स्मॉल सब प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय इंडिविजुअल स्टैक फ्रेम्स। नाउ व्हाट, स्टैक फ्रेम्स की जगह हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट इज दैट स्मॉलर टास्क दैट वी कैन डू। राइट। तो हर एक जो स्टूडेंट था उसने अपना स्मॉलर टास्क आइडेंटिफाई किया और उसने वो स्मॉलर टास्क परफॉर्म किया। द सेकेंड थिंग इज that there is some sort of paper that is being exchanged. So we have to always keep in mind that these small tasks are going to exchange some input. तो ये जो स्मॉल टास्क होते हैं इनको कुछ इनपुट आउटपुट एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि तभी बात जो है वो टीचर तक वापस आती है। सो एस वन ने जैसे पहले इन लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया था, दैट दे वर एक्सचेंजिंग दिस शीट विद ईच अदर।
एंड इन द सिमिलर वे जब इन्हें वापस टीचर तक चीज पहुंचानी थी तो फिर से इन लोगों ने इस शीट को पास ऑन करना शुरू किया. तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ इनपुट एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट दैट इज बीइंग एक्सचेंज्ड इन बिटवीन टू स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब है कुछ इनपुट आउटपुट का भी एक्सचेंज होता है. And the third thing that we have to keep in mind is that when do we have to stop the process? तो हम बोल रहे हैं कि भाई तब स्टॉप करेंगे जब सारे के सारे स्टूडेंट्स खत्म हो जाएंगे. सो हर बार रिकर्जन के केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा. ठीक है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके बेसिस पर, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पर वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज थ्री थिंग्स, दैट इज कि व्हाट इज द सब प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहला काम है कि सब प्रॉब्लम क्या है, एक स्टूडेंट कितना काम करेगा उसको आइडेंटिफाई करना है. Second task is कि after identifying the sub problem, what is this input and output to each and every function, है ना, वो input output क्या है जो हम exchange कर रहे हैं हर function में. And third thing is that when do we stop this complete process, when to stop. So अगर हमने ये तीनों चीजें identify कर ली problem statement को देखकर, so we can easily apply recursion and we can write the code of recursion for it. Right, so this is basically the main objective that we're trying to find out in this particular uh, technique. Does it make sense? Yes, sir. Right, now what happens is that in our example, the same thing was happening. So यहाँ पर एक print function था जो कि दूसरे print function को कॉल करता था. तो अब हम लोग इसके स्टैक फ्रेम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे that what has actually happened. सो हमने बोला कि चलो इसे स्टैक फ्रेम्स होते क्या है उसको बनाकर देखते हैं. तो अब एक्चुअली में कोई स्टूडेंट्स वगैरह तो आने नहीं वाले कंप्यूटर के अंदर. तो कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स की जगह पे जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैक फ्रेम्स. राइट, बिकॉज ऑल द थ्रेड्स दैट इज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो वो वर्क करती है किस बेसिस पे. तो वो वर्क करती है बेस्ड ऑन सम कॉल स्टैक, है ना, कि कॉल स्टैक में कौन है ऊपर कौन है नीचे, उसके बेसिस पे ये काम करता है. तो कॉल स्टैक बोलता है कि यार आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन रनिंग योर कोड. सो दिस इज बेसिकली यार कॉल स्टैक. ये कॉल स्टैक बोलता है कि मैं आपका कोड जो है रन करने में आपकी हेल्प करूंगा. तो जो आपका जेवीएम होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैंने आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी असाइन कर रखी है, आप उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते. तो कॉल स्टैक बोलता है ठीक है. तो ये कॉल स्टैक को कौन रन करता है, तो कॉल स्टैक को मेन थ्रेड रन करता है. राइट, तो मेन थ्रेड जो होता है वो रन करता है आपके कॉल स्टैक को. तो मेन थ्रेड बोलता है कि सबसे पहला काम है कि मैं इस कॉल स्टैक के अंदर जो एंटिटी पुश करता हूँ, बिकॉज इट इज अ स्टैक, तो स्टैक का हमें पता है ऑपरेशन कैसा होता है, इट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना. तो फीलो ऑपरेशन फॉलो होता है यहाँ पर. और जो एंटिटी कॉल स्टैक के अंदर जाती है उसे हम कहते हैं स्टैक फ्रेम. ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट टाइप ही है, इसका नाम है बेसिकली स्टैक फ्रेम. राइट, सो एक बॉक्स टाइप हम इसे मान सकते हैं. तो स्टैक फ्रेम बोलता है दैट देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम पुश करने वाला हूँ. तो मेन थ्रेड ने क्या किया, सबसे पहले मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम पुश किया. अब स्टैक फ्रेम के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो भी रहते हैं, जितना भी कोड सेक्शन होता है वो भी रहता है. तो लोकल वेरिएबल यहाँ पे ARGS की जो पैरामीटर लिस्ट होती है ये लोकल वेरिएबल ही होती है. तो ARGS के अंदर स्टोर्ड है नल. ठीक है, इसको जगह कहाँ मिली है, स्टैक फ्रेम के अंदर, और उसके बाद कोड भी जाता है इसके अंदर. तो यहाँ से हमने रीड किया कि प्रिंट फंक्शन इसका कोड है और इस इंस्ट्रक्शन को जाके लोड कर दिया. तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन इज लोडेड. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल हमेशा एक नए स्टैक फ्रेम को अंदर पुश करती है. और कौन से स्टैक फ्रेम को पुश करती है, तो जो फंक्शन कॉल हुआ होता है उसी के स्टैक फ्रेम को पुश किया जाता है. So now at this particular function call, what happens is that print function का stack frame will come inside the call stack. Now the name, now what happens again is कि भाई इसका कोई लोकल वेरिएबल है क्या, तो लोकल वेरिएबल का मतलब या तो इसके पास कोई पैरामीटर्स हो या फिर इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा है नहीं, तो लोकल वेरिएबल्स तो नहीं है, पर दो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जरूर हैं. तो वो जरूर लोड हो जाएंगे, दैट इज टू लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक तो है SOPLN, that is system.out.println hello world, एंड दूसरा है print function. अब जो भी हमारे कॉल स्टैक में टॉप पर होता है हमेशा वही चलता है. तो अभी सबसे पहले तो ये system.out.println वाली लाइन चली, तो यहाँ पर ये चली
और हेलो वर्ल्ड जो है वो कंसोल पर प्रिंट हो गया। सो हेलो वर्ल्ड। एंड देन सेकेंड लाइन अब एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। तो हमें पता है दैट फंक्शन कॉल मतलब अ न्यू स्टैक फ्रेम विल कम इनटू द स्टैक। सो अ न्यू स्टैक फ्रेम इज कमिंग हियर। एंड अब इसके अंदर भी क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम है, तो अगेन द सेम टू लाइन्स विल बी लोडेड। सो द फर्स्ट लाइन इज SOPLN hello world, and the second line is print function को function call. So these two lines are again loaded. अब इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है प्रिंट फंक्शन वाली, ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है पूरी। ये तब एग्जीक्यूटेड मानी जाएगी जब ये वाला फंक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होकर चला जाएगा। सो स्टिल इट इज इन देयर, है ना। अभी भी ये वाला स्टैक फ्रेम अंदर ही है, ये वाला स्टैक फ्रेम भी अंदर ही है। पर हमें पता है कि स्टैक में वही चीज विजिबल होती है जो टॉप पर होती है। तो टॉप पर फिर से SOPLN हेलो वर्ल्ड ये वाली लाइन चलेगी, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन को फंक्शन कॉल। सो अगेन वी आर वेटिंग ऑन दिस लाइन, और एक नया स्टैक फ्रेम विल कम इनसाइड द कॉल स्टैक। नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज कि अगेन दो लाइंस लोड हो जाती हैं, SOPLN हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। एंड देन द सेकेंड लाइन इज प्रिंट फंक्शन को फंक्शन कॉल। सो प्रिंट फंक्शन को फंक्शन कॉल। एंड जैसे ही ये फंक्शन कॉल लगता है, क्योंकि स्टैक के अंदर लिमिटेड स्पेस थी, ठीक है, तो नाउ इन आर केस इट इज हैपनिंग एट द थर्ड टाइम एट द फोर्थ फंक्शन कॉल। पर जो हमारा एक्चुअल स्टैक होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो थोड़ी लेट ये एरर देगा। तो अब एरर क्या आएगा, जब हमारे पास लिमिटेड स्पेस बची है, उतनी स्पेस नहीं है जो जितनी एक स्टैक फ्रेम को लोड होने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर आपका एरर आता है विच इज स्टैक ओवरफ्लो, कि आपने इस स्टैक की जितनी लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया है। तो हमें एक चीज समझ में आती है दैट वी हैव टू पुट सम कंडीशन हियर, जिसकी वजह से हम इस स्पेस को यूज ना करें। ठीक है, मतलब हम पहले ही रुक जाएं, हम इस स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन तक ना पहुंचे। राइट, तो और उस पर्टिकुलर केस को कहते हैं टर्मिनेटिंग केस। राइट, तो उसको हम बाद में समझेंगे, बट बिफोर दैट डू वी अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, दैट इज स्टैक फ्रेम क्या होता है, देन कॉल स्टैक क्या होता है। Do we Yes. understand these all things? Yes, sir. Right. So now what happens is कि हमें अब इस स्टैक फ्लो ओवरफ्लो को होने से रोकना है। सो अब आपको चाहिए कुछ इनपुट जिसके बेसिस पे आप इनको बेसिकली इन स्टैक फ्रेम्स को इस स्टैक से बाहर भी निकालना सीख सको। तो स्टैक फ्रेम्स को स्टैक से बाहर निकालने के होते हैं दो तरीके, कि या तो उसका पूरा कोड खत्म हो गया हो। तो अब आप बोलोगे कि ये वाले जो दो स्टैक फ्रेम थे इनका तो पूरा कोड खत्म हो गया था, बट ये वाली लाइन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक इसने जिसको कॉल किया था वो स्टैक से ना निकल जाए। सो इसका मतलब है दिस लाइन इज स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि इसने जिस स्टैक फ्रेम को कॉल किया था वो अभी तक स्टैक के अंदर है। राइट, तो हमें एक चीज समझ में आ गई दैट दैट्स व्हाई इट हैज नॉट गॉन आउट। लेकिन अगर मुझे इस स्टैक क्योंकि अगर मुझे स्टैक ओवरफ्लो को रोकना है, तो एक ही तरीका है कि इन जो ये अंदर के स्टैक फ्रेम से इन्हें निकालना भी शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग केस। तो यहाँ पर एक लॉजिक आ जाता है विच इज टर्मिनेटिंग केस। टर्मिनेटिंग केस का मतलब होता है कि जब ये रन करेगा टर्मिनेटिंग केस, तो आपके जो फंक्शन कॉल्स है वो लगना बंद हो जाएंगे, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलना बंद हो जाएगा। तो हाउ डज इट हैपेंस, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार इसके लिए ना कुछ आपको ना वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो सपोज इंट n इज इक्वल्स टू 0 है करेंटली, और हमने n पास कर दिया एज इट्स पैरामीटर, और यहाँ पर हमने उसके n के अंदर रख लिया। एंड देन वी आर सेइंग कि अगर ये n जो है ना ये 3 के इक्वल हो जाए, तो आप रिटर्न कर देना। और रिटर्न का मतलब ही ये होता है कि यू वांट टू पुश योर स्टैक फ्रेम आउट ऑफ द स्टैक। तो यू वांट टू पुश स्टैक फ्रेम आउट। अब खुद ही सोचो कि अगर इस स्टेटमेंट पर ही स्टैक फ्रेम बाहर चला जाएगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। और अगर प्रिंट स्टेटमेंट तक बात नहीं पहुंचेगी तो कॉल स्टैक नेक्स्ट वाला आएगा नहीं स्टैक फ्रेम। सो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू फ्रेम दिस होल थिंग। और हर बार हम सिंपली बोल देंगे कि भाई n+1 पास कर दो। सो नाउ इफ यू सी, एंड यहाँ पर हम लोग एक और लाइन लिख देते हैं दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर्क इज फिनिश्ड। राइट, तो वर्क इज डन, समथिंग लाइक दिस हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। एंड नाउ यू वांट टू सी दैट हाउ द स्टैक फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल वर्क। नाउ इफ यू सी, तो हम इसे करते हैं
out, यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट, एंड नाउ वी वांट टू सी दैट हाउ विल इट एक्चुअली वर्क. So suppose this is our code. So again the same thing will happen कि main thread बोलेगा, हम बोलेंगे कि भाई इसे रन करो कोड को, तो main thread बोलेगा कि ठीक है, मैं अब अपना कॉल स्टैक जो है उसके अंदर पुश करना शुरू करता हूँ एंटिटीज को. तो सबसे पहली एंटिटी जो पुश होती है, जो सबसे पहला स्टैक फ्रेम पुश होता है, वी नो कि वो मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम होता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट फंक्शन दैट रन्स. सो मेन फंक्शन बोलता है कि क्या कोई लोकल वेरिएबल है मेरे पास. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई तेरे पास दो लोकल वेरिएबल्स हैं. एक तो है args जिसके अंदर नल स्टोर्ड है. ठीक है, सो दिस इज args जिसके अंदर नल स्टोर्ड है. और एक और लोकल वेरिएबल है जो भी इस ब्रेसेस के अंदर आता है, वो सब कुछ उसका लोकल वेरिएबल होता है. तो एक और लोकल वेरिएबल है दैट इज एन. सो एन के अंदर क्या स्टोर्ड है, एन के अंदर 0 स्टोर्ड है. ठीक है, उसके बाद ये लाइन नंबर 2 चलाना शुरू करेगा, क्योंकि कोड तो है ही इसके पास, लाइन नंबर 1 2 एंड 3. 1 इसने चला दिया कंप्लीटली, दैट इज इंट एन इक्वल्स टू 0, इसने कर दिया इनिशियलाइज. देन प्रिंट एन, दैट इज सेकेंड लाइन पर अब ये है, थर्ड लाइन अभी तक इसने नहीं चलाई है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट सेकेंड लाइन इटसेल्फ इज अ फंक्शन कॉल. तो फंक्शन कॉल का मतलब होता है, हमें पता है दैट फंक्शन कॉल मीन्स दैट यू हैव टू पुश इन अ न्यू स्टैक फ्रेम, राइट. तो एक नया स्टैक फ्रेम विल कम. और कौन से फंक्शन का स्टैक फ्रेम आएगा, तो हम बोल रहे हैं प्रिंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम आएगा. सो प्रिंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम यहाँ पर आया, और उसने बोला कि भाई एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम है एन. ऑल राइट, सो दिस इज आवर लोकल वेरिएबल एन, और इसके अंदर वैल्यू क्या गई है, तो जो भी आपने पास की होगी यहाँ से. सो आपने पास किया है प्रिंट एन, और एन की वैल्यू इस स्टैक फ्रेम में 0 थी, इसका मतलब यू हैव पास 0 इनटू इट. तो दिस इज हाउ प्रिंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम हैज कम, और उसके अंदर जो n की वैल्यू है इनिशियली दैट इज 0. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कोड इज आल्सो पेस्टेड. हमने बोला था दो चीजें पेस्ट होती हैं किसी भी स्टैक फ्रेम में, एक तो उसके लोकल वेरिएबल्स और एक उसके जितना भी कोड है. सो कोड में कितनी लाइंस है यहाँ पे, सो 1 2 3 एंड 4, तो ये चारों की चारों लाइंस उठ के यहाँ पर आ जाएंगी 1 2 3 एंड 4. सो द फर्स्ट लाइन इज कि अगर n इक्वल्स टू 3 है, लेकिन ये केस तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, तो लाइन नंबर 2 तो चल ही नहीं सकती है. फिर लाइन नंबर 3 चलती है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है. एंड देन लाइन नंबर 4 चलती है, और लाइन नंबर 4 अभी भी वेट कर रही है कि जब उसका स्टैक फ्रेम चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तब जाके कंप्लीट मानी जाएगी. तो यहाँ पे हमने बोल दिया प्रिंट n+1, मतलब हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है विद n+1. तो n+1 का मतलब हो गया कि अभी करंटली n की वैल्यू है 0 एंड वी आर पासिंग n+1, सो अ न्यू प्रिंट फंक्शन विल कम. इसके अंदर भी यही चारों लाइंस होंगी 1 2 3 एंड 4. एंड दिस टाइम द वैल्यू ऑफ n दैट हैज बीन पास्ड हियर in the print function is 1. So this is how the parameter have been passed to the next function. Does it make sense how input is changing for the next function? Yes, ma'am. Right. So now again line number 1 will run. So line number 1 is saying that if n equals to 3, but obviously we can see here that the value of n is not 3, it is basically 1. So this line number 2 is not going to work here. Why? Because it is completely dependent on if statement. If statement अगर true होगा तो ही line number 2 चलेगी. तो line number 3 चलाते हैं. line number 3 बोल रहा है hello world print करा दो, तो हमने print करा दिया. Afterwards line number 4 is saying that again call a function print n+1, right. And again what you have to do is कि आपको n की वैल्यू +1 करके पास करनी है. तो दिस इज आर n, इसके अंदर हमने +1 करके पास किया है, तो 2 आ चुका है यहाँ पर. और कोड भी तो लोड करना होता है, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 लाइंस ऑफ कोड भी प्रिंट यहाँ पे लोड हो चुके हैं. एंड अगेन दिल स्टार्ट टू रन. तो सबसे पहली लाइन चली कि क्या n की वैल्यू 3 है, एंड द आंसर इज नो. तो ये जो सेकंड लाइन है ये कभी चलेगी ही नहीं. देन लाइन नंबर 3 इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन हेलो वर्ल्ड, वो हमने प्रिंट करा दिया. एंड देन लाइन नंबर 4 इज अ फंक्शन कॉल. ठीक है, इस बार जब फंक्शन कॉल लगा है दैट इज टू n=3, क्योंकि आपने n+1 पास किया था इसमें. तो n+1 का मतलब हो गया 2+1 विच इज 3, तो n की वैल्यू 3 पास हो गई है. अगेन चारों के चारों स्टेटमेंट तो लोड होने ही वाले हैं ऑब्वियसली, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इफ n== 3, एंड दिस टाइम दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर ये करेक्ट है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, राइट, बिकॉज n की वैल्यू 3 है, ट्रू हो चुका है, तो अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा. एंड दिस स्टेटमेंट दिस टाइम इज सेइंग दैट रिटर्न.
So there are two ways to pop out these stack frames, राइट? तो पॉप आउट करने का दो तरीके होते हैं स्टैक फ्रेम को। एक तो आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट दिख जाए तब, और दूसरा होता है जब आपके पास कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए नेक्स्ट बचे ही ना, राइट? तो यू हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट एग्जीक्यूशन, है ना? तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है। लेकिन अब ये वाला जो केस है, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर यू हैव फाउंड आउट अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है दैट यू हैव टू पॉप दिस स्टैक फ्रेम आउट ऑफ द स्टैक। जैसे ही आपने पॉप आउट किया, अब यहाँ इसको जिससे भी कॉल लगी थी, राइट, जिस फंक्शन से भी कॉल लगी थी, वहां पे वापस कंट्रोल जाएगा। सो इट वाज फ्रॉम दिस लाइन नंबर 4, राइट? हर एक स्टैक फ्रेम उसने कितनी एग्जीक्यूशंस की हैं अपने पास मेमोरी के अंदर संभाल के रखता है। सो इट इज सेइंग दैट भाई मेरी ना लाइन नंबर 4 अब जाके कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाओ। लेकिन वो बोलता है भाई मेरे पास कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। तो ये सेकंड वाला केस आ गया कि भाई कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाता है किसी स्टैक फ्रेम का, तो उसे भी बाहर जाना पड़ता है। तो दिस विल ऑल्सो गो आउट ऑफ द स्टैक फ्रेम स्टैक। एंड जैसे ही ये स्टैक फ्रेम जाता है, तो जिसको इसने कॉल किया था, जिसने इसको कॉल किया था, ये उस स्टेटमेंट को बोल के जाता है कि अब तू पूरा हो चुका है। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 अब पूरी हो गई है, एंड नाउ दिस स्टैक फ्रेम इज सर्चिंग फॉर एनी अदर लाइन, बट देयर इज नो अदर कोड। तो फिर से क्या होगा जब कोड ही नहीं बचा है? तो पॉप आउट हो जाएगा ये भी पॉप दिखते आउट हो हैं। जाएगा। सो दिस विल आल्सो गो आउट ऑफ द स्टैक, right? Now what happens is that same thing will happen with this one as well. Fourth line complete हो चुकी है, fifth है नहीं, so this will also pop out. So local variable का जो existence होता है वो तभी तक होता है जब तक उनका stack frame जिंदा है। जैसे ही स्टैक फ्रेम गया, सो आफ्टर दिस विल कम टू द मेन फंक्शन, एंड मेन फंक्शन बोल रहा है कि भाई लाइन नंबर 3 अभी बची हुई है। लाइन नंबर 2 तो अब कंप्लीट हो गई है प्रिंट एन स्टेटमेंट वाली, पर लाइन नंबर 3 इज स्टिल रिमेनिंग। और लाइन नंबर 3 क्या है? तो आप बोल रहे हैं कि भाई प्रिंट करा दो, वर्क इज डन। तो वर्क इज डन प्रिंट हो जाएगा। And this is how line number 3 is also completed, and that's how you're going to pop this one also out of the stack frame. Stack, this stack frame will also go out, and जैसे ही आपका स्टैक खाली होता है, आपको बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो चलना बंद हो जाता है एंड टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर अब हम इसे रन करें, दैट इज योर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। सो हर प्रोग्राम, चाहे वो रिकर्जन का हो चाहे वो रिकर्जन का ना हो, वो इसी फंडा से चलता है ऑफ द स्टैक फ्रेम्स, है ना? एंड नाउ इफ विल रन दिस प्रोग्राम, द सेम आउटपुट वी आर आल्सो गोइंग टू गेट हियर। तो हमने इसे किया रन। ठीक है, तो फर्स्टली 3 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, एंड लास्ट में वर्क इज डन प्रिंट हो गया है। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज हैपनिंग, राइट? बैक एंड लॉजिक है क्या इसका, हाउ इट इज हैपनिंग, दैट आल्सो वी अंडरस्टैंड, इजंट इट? यस मैम। Right. So if we do understand it, then now the second question that will going to start from is कि हमें suppose कोई n value दी है, right? So we have to start with this particular question wherein we are given with some n value. So n could be equals to 4 or 3, whatever, and we have to print 1 comma 2 comma 3 comma 4 with the help of recursion. Can you try this one? आपको रिकर्जन के थ्रू 1 2 3 4 ये वैल्यूज प्रिंट करानी है सच दैट n इज इक्वल्स टू 4। तो आपको इनपुट में बस n इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, बट यू हैव टू स्टार्ट प्रिंटिंग 1 2 3 एंड 4। ट्राई दिस आउट। मैम आई कैन, बट मैम प्रॉब्लम है कि मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैम, रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। आई कैन टेल यू द लॉजिक ऑल्दो। यू नॉट हैविंग द लैपटॉप, डू यू नो हैव मैम, नोटबुक? नोटबुक आई हैव मैम। Yeah, just try it in the notebook so that you'll have a very fast, like kind of a, we basically want to build the logic, so that's why little help is needed either in the notebook or in the laptop. श्योर।
हो गया मैम। All right. So now we have to see the next case, right? So now what happens is कि हम लोगों का जो क्वेश्चन था इट वाज कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना था, तो इट वाज क्वाइट सिंपल, राइट? बिकॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग दिस हेलो वर्ल्ड, विल सिंपली से दैट कि भाई जो भी n की वैल्यू आ रही है उसी को प्रिंट कराते जाओ, बिकॉज वी हैव सीन दैट दिस वैल्यू वाज चेंजिंग एट ईच ऑफ द स्टैक फ्रेम। जब भी एक नया स्टैक फ्रेम आता था तो ये n की वैल्यू तो चेंज होती ही थी। तो वे आर सेइंग कि यार इसी को प्रिंट कराना शुरू कर देते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ n इक्वल्स टू 3, नाउ वी आर गोइंग टू से दैट आप n इक्वल्स टू 3 पर मत प्रिंट कराना, n इक्वल्स टू n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो राइट नाउ वी आर सेइंग दैट आप n इक्वल्स टू 4 पर प्रिंट कराना। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ दिस n कैन बी गिवन बाय द यूजर एज वेल, बट राइट नाउ हमने सिंपल सा एक चेंज कर दिया, दैट इज कि आप 0 से स्टार्ट करो एंड आप जब 4 पे पहुंच जाओ तब आप स्टॉप कर देना। तो इस तरीके से 0 1 2 3 ये सब नंबर्स तो प्रिंट हो ही जाएंगे। तो वी हैव जस्ट चेंज्ड वन थिंग विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन, एंड जब हमने इसे रन किया सो वी हैव गॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट एज वेल, विच इज 0 1 2 एंड 3। बट वी वांट कि ये जो n इक्वल्स टू हमने 4 लिखा है, ये इस तरीके से ना होकर हम एक नंबर इसे दें और उसके बेसिस पर ये बेसिकली अपना टर्मिनेटिंग केस लगाए। तो यहाँ से हमने m की कुछ वैल्यू पास कर दी, दैट इज वी आर पासिंग सम डिफरेंट वैल्यू टू दिस प्रिंट फंक्शन, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक इस्टेब्लिश कर लिया अपना बेस केस, राइट? तो हमने बोल दिया कि भाई कहाँ पे रुकना है, बेस केस क्या है। तो जैसे ही n इक्वल्स टू बेस केस हो वी हैव टू स्टॉप इट, ठीक है? अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है जिसमें से चेंज बस एक ही हो रहा है, तो हमने यहाँ से बोल दिया कि n+1 एक पैरामीटर हो जाएगा और दूसरा जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन रन दिस एल्गोरिदम। तो अभी भी आपका सेम ही आउटपुट आएगा, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4, और क्योंकि आपने अपना बेस केस 5 को माना है तो इसीलिए 4 तक प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे सपोज बोल दिया 15, तो 14 0 से लेके 14 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ देयर इज वन मोर केस जिसमें आपको शायद दो, बहुत जगह आपको ये देखेगा कि आपको दो पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट पर्टिकुलर केस वो हम देखते हैं कि अगर सिंगल पैरामीटर से अगर मुझे सेम चीज प्रिंट करानी हो तो हाउ कैन आई डू दैट। तो मैंने फिर से अपने फंक्शन का नाम रखा प्रिंट, और मैंने बोला कि भाई 5 तक नंबर्स जो है मुझे प्रिंट कराने हैं, ठीक है? तो हमने बोला कि यार रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा लेते हैं, 5 तक ही तो प्रिंट कराने हैं। तो हमने बोला कि स्टैटिक void and the name of the function is print. So print is the name of the function, and then here we are saying कि भाई int n करके कुछ नंबर आने वाला है। आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो आप उसे प्रिंट करा लो जो भी नंबर आ रहा है। तो system डॉट आउट डॉट println the value of n, and then you have to call the next function which is print n+1, n-1, बिकॉज इस बार हम डिक्रीज कर रहे हैं बिकॉज हमें 0 तक प्रिंट कराना है। एंड जैसे ही आप 0 पर पहुंचो तो आप सिंपली बोल देना दैट इफ n== 0 देन यू हैव टू स्टॉप। दैट इज हाउ डू वी स्टॉप, तो हम बोल देते हैं रिटर्न, सो दैट आगे ये फंक्शन कॉल ना लगा पाए। ठीक है, स्टैक फ्रेम तो रुक जाएगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, एंड विच इज कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये ऑपोजिट ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं, दैट इज 5 4 3 2 1। एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, तो इसके लिए हम इसका एक बार स्टैक फ्रेम फिर से बना के देखना चाहते हैं, सो दैट हमें पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए दैट हाउ दिस स्टैक फ्रेम इज एग्जैक्टली वर्किंग, एंड हाउ कैन वी मैनिपुलेट द कोड इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर, जो भी हमें डिजायर्ड आउटकम है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमने फिर से अपना स्टैक फ्रेम बनाया। तो स्टैक फ्रेम बोलता है ये दोनों लाइंस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर है एक स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम बोलता है कि भाई सबसे पहले तो मैं मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है? इस कॉल स्टैक बोलता है सबसे पहले मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के पास एक args नाम का लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर नल स्टोर्ड है, ठीक है? उसके बाद दो लाइंस ऑफ कोड है, 1 और 2, और फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट फंक्शन को कॉल करता है विद वैल्यू 5।
तो यहाँ से प्रिंट फंक्शन, फंक्शन कॉल मतलब नया स्टैक फ्रेम, तो नया स्टैक फ्रेम आता है। और नया स्टैक फ्रेम बोलता है कि मेरे पास एक लोकल वेरिएबल, बिकॉज हमने बोला था जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स बनते हैं। सो एन नाम का एक लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 पास कर दिया है। एंड ये वाली लाइन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक आपका ये वाला स्टैक फ्रेम आउट ऑफ द मेमोरी ना चला जाए। सो वी आर स्टिल स्टक ऑन लाइन नंबर 1 in main function, and then we have called this another function, and now we are waiting on this function कि कब ये पूरा होगा, कब ये वी आर वेटिंग बेसिकली कि कब ये पूरा होगा और कब ये निकलेगा ताकि हम वापस नीचे आ पाए। बट उससे पहले आपको पता ही है दैट 4 लाइंस विल बी लोडेड इनटू द स्टैक फ्रेम, सो बिकॉज इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ कोड है। सो 1 2 3 एंड 4, तो ये चारों के चारों यहाँ पे लोड हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट लाइन है इसकी क्या, एन इक्वल्स टू 0 है, आंसर इज नो। तो लाइन नंबर 2 तो चलने नहीं वाली। लाइन नंबर 3 है कि एन की वैल्यू को प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता है, एंड देन प्रिंट n-1 को कॉल कर दो। ठीक है, सो हमने n-1 को कॉल कर दिया, एंड देन 4 इज लोडेड हियर। एंड देन अगेन 4 लाइंस ऑफ कोड है, 1 2 3 4। लाइन नंबर 1 जो है वो फॉल्स देगा, सो दैट्स वाई लाइन नंबर 2 तो चलने ही नहीं वाला। लाइन नंबर 3 बोलता है मैं प्रिंट करा देता हूँ वैल्यू, एंड लाइन नंबर 4 इज कि आप एक प्रिंट n-1 फंक्शन को कॉल कर दो। n-1 का मतलब हो गया दैट 4 जो करंट वैल्यू है -1, so this time the value of n that has been passed is 3. Again, 4 lines of code is loaded, 1 2 3 and 4, and then the same task is done. Now the thing is कि हमें एक चीज समझ में आई that अगर हम ध्यान से देखें तो उसके बाद 2 लोड हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से 4 लाइंस ऑफ कोड लोड होगी एंड 2 लोड हो जाएगा। देन आगे चलकर यहाँ पर नेक्स्ट वन विल बी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सो द नेक्स्ट स्टैक फ्रेम विल बी 1 का स्टैक फ्रेम। तो यहाँ पर 1 लोड हो जाएगा, फिर से 4 लाइंस ऑफ कोड आएंगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन बोलेगी क्या n इक्वल्स टू 0 है, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो सेकेंड लाइन अभी भी नहीं चल रही। लाइन नंबर 3 बोल रही है 3 2 1 1 को प्रिंट करा दो, और लाइन नंबर 4 बोल रही है कि एक फंक्शन कॉल है। अब ये फंक्शन कॉल बोलता है कि भाई चारों लाइंस लोड करो, 1 2 3 4, एंड देन यहाँ पे n-1 पास हो जाएगा विच इज 0। एंड दिस इज द प्लेस वेयर दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, दैट इज इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न कर दो। तो रिटर्न स्टेटमेंट ये पहली बार चल गया। अब हमें ये समझना है कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 1, मतलब अभी हमने क्या किया था कि हम पहले प्रिंट कराते हुए आ रहे थे, पर हम ये भी तो कर सकते थे कि जब आप जा रहे हो वापस, इसके बाद भी तो ये लाइन हो सकती थी system.out.println। सो यही काम हम लोग करने वाले हैं, दैट्स इट। सो अभी तो हमने प्रिंट कराया है 5 4 3 2 1। अब हम बोल रहे हैं कि शायद अगर एक लाइन नंबर 5 भी होती जिसके अंदर लिखा रहता है system.out.println n, तो क्या होता? तो ये होता कि सबसे पहले ये जो 0 वाला स्टैक फ्रेम है ये बाहर निकलता, हम 1 के पास पहुंचते, और फिर हम 1 से बोलते कि अब लाइन 4 तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम 1 से पूछते, इस स्टैक फ्रेम से पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई और लाइन है, और उसके पास होती एक और लाइन, क्योंकि अभी अभी हमने एक लाइन नंबर 5 ऐड की है, और फिर उसकी वो लाइन नंबर 5 चलती। तो लाइन नंबर 5 बोलती कि लेट अस प्रिंट द नंबर, और नंबर इस बार हो जाता 1। राइट, तो इस बार जो है वो आपके जो आपका एक्चुअल ऑर्डर आपको चाहिए था उसमें प्रिंट होने लग जाता। जस्ट द केस इज कि आप लाइन नंबर 5 को लाइन नंबर 4 के, दैट इज फंक्शन कॉल के बाद लिखते, दैट इज इस बार वो कब परफॉर्म कर रहा है, जब वो वापस आ रहा है तब अपने स्टेटमेंट को, लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है। तो अब वो लाइन नंबर 1 से 1 प्रिंट करा था, उसके बाद इसका पूरा कोड खत्म हो जाता तो इट विल गो आउट ऑफ द स्टैक। फिर लाइन नंबर 2 के पास भी तो फिफ्थ स्टेटमेंट होता, तो बोलता है कि अब लाइन नंबर 4 पूरा हो चुका है, और लाइन नंबर 5 क्या है, तो लाइन नंबर 5 इज 2 को प्रिंट करा दो। सो दिस इज हाउ you can do the same task in the reverse order as well if you'll just change the placement of your logical section। ठीक है, फिर से लाइन नंबर 5 यहाँ पर भी होती तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाता, फिर लाइन नंबर 5 यहाँ पर भी होती तो ये वाला स्टेटमेंट जाता, ये वाला स्टैक फ्रेम जाता, और ये वाला स्टैक फ्रेम बोलता कि भाई 4 प्रिंट करा दो, बिकॉज राइट नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 4। आफ्टरवर्ड्स ये भी जाता है यहाँ से, तो इसके अंदर भी लाइन नंबर 5 होती, लाइन नंबर 5 बोलती भाई प्रिंट कराओ n की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता। देन दिस विल ऑल्सो गो आउट ऑफ द स्टैक, एंड देन यहाँ पर होती लाइन नंबर 2, दैट इज system.out.println, वर्क इज डन। सो दिस इज हाउ
अगर आप जस्ट ये चेंज कर दो कि लॉजिकल सेक्शन कहाँ पर है और कॉल कहाँ पर है, राइट? तो हमने बस चेंजेस क्या किए कि अगर इफ दिस इज आर लॉजिकल पार्ट, दिस इज योर सिंगल टास्क जो आप करना चाह रहे हो, इफ यू विल जस्ट चेंज द ऑर्डर, चेंज द प्लेस वेयर इट इज प्लेस्ड, राइट? अगर आप उसे नीचे रख देते हो तो आपका कंप्लीट ऑर्डर ही चेंज हो जाता है लॉजिकल प्रोसेसिंग का, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट 1 2 3 4 5। तो अगर हमें सिंगल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से, single argument की help से, that is we are passing 5 and we want to print our numbers in suppose increasing order, so we are just changing the place where we have to put this system.out.println and we can get the answer। तो अगर हमें रिवर्स कराना है तो लॉजिकल सेक्शन पहले होना चाहिए, ठीक है, एंड दिस सेक्शन इज नॉट नीडेड, है ना? सो कॉल के ऊपर अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा तो दिस इज हाउ रिवर्स नंबर्स आर प्रिंटेड। एंड व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल सेक्शन इज वर्किंग एंड देन द कॉल इज मेड। एंड अगर आपको रिवर्स ऑर्डर की जगह आपको राइट ऑर्डर में प्रिंट कराना है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो यू जस्ट हैव टू चेंज दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन and 1 2 3 4 5, this is how we can get the same output। So does it make sense? Yes, ma'am. Right, so एक question करते हैं, right? So suppose we are given with let us move to the next question, which is that suppose you are given with a string, right, or otherwise you are giving with a number, and इसको करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। So suppose a number is given. So int n is equals to 9876. Suppose this kind of a number is given. You have to do the sum of all the digits. So you have to do the sum of all the digits. This should be your final answer, which is 9 plus 7. Acha, right now just get these digits printed in different lines. So don't do the sum, just have them printed. So you have to print all the digits. Okay, ma'am. Yes, try this one and then we'll further solve it.
Okay, man. Can you do the sum of these numbers as well and return the final sum of these all digits? Yes, ma'am. Okay, try this out as well.
Is it done? No, ma'am. Just a second. Everybody try this. ऑलराइट, सो मैं हेल्प करती हूँ इसमें, राइट? फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे डिजिट्स को प्रिंट कराना है। अब किसी भी नंबर के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको प्रिंट कराना है। सो इट इज प्रिटी सिंपल। हम क्या करेंगे दैट सबसे पहले हर एक डिजिट को निकालेंगे एंड उसे प्रिंट कराते हुए चलेंगे, जस्ट लाइक जैसे हम एन की वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे, राइट? तो मैं इसको ना बहुत ही ज्यादा ब्रेक डाउन करके लिखूंगी सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, है ना? कोई अगर केविएट होगा तो वो हमें पता चल जाएगा, दैट्स वाई। तो सपोज लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल ओवर हियर एंड इस फाइल का नाम रख लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स, है ना? पहले हम उसे प्रिंट कराएंगे और फिर उसका सम कर देंगे। सो सम ऑफ digits, this is suppose our file, right? And in this particular file we are going to say कि भाई हमारे पास एक मेन फंक्शन तो है ही, और साथ में now we are going to call this some helper function. So let us name it as a helper, and इस helper के अंदर we are saying कि भाई एक digit है, एक नंबर है, आप उसके डिजिट्स को प्रिंट करा दो। तो सपोज द नंबर इज int num is equals to, राइट? int num is equals to कुछ भी नंबर है, सो इसको हमें प्रिंट करवाना है, एक एक डिजिट को हमें प्रिंट कराना है। तो हमने बोला कि भाई ये नम है, आप इसे प्रिंट कराना शुरू कर दो, ठीक है? अब हेल्पर फंक्शन बोलता है कि भाई मैं स्टैटिक नेचर का हूँ, बिकॉज जब भी आप एक स्टैटिक एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हो फ्रॉम अ स्टैटिक रेफरेंस, राइट, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट, तो उस मोमेंट पे यू हैव टू make this function as static, right? Afterwards you're saying that a static void and this helper function is there, and यहाँ पे हमने पास कर दिया है num, right? एंड नम में अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहली डिजिट निकालो। तो सबसे पहली डिजिट कैसे निकालेंगे? तो यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस दैट जब भी हमें कोई डिजिट निकालनी होती है नंबर से, तो हम उसे मॉड डिवीजन कर देते हैं उसको 10 से, है ना? तो जब आप नम को मॉड डिवाइड करते हो 10 से, तो व्हाट हैपेंस इज कि मॉड डिवीजन बोलते हैं कि भाई अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट? तो ऑब्वियसली जो भी यूनिट डिजिट पे होगा वही लेफ्ट होगा। अगर 65 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 तो बच ही जाएगा, 60 तो आपको मिल जाएगा 10 के अंदर। सो दैट इज हाउ वी नो कि भाई यहाँ पर जो डिजिट हमें मिलने वाली है इट इज गोइंग टू बी द यूनिट प्लेस डिजिट, और इसको हम करा देते हैं प्रिंट। सो ये हमने करा दी प्रिंट एंड देन वी आर गोइंग फॉर हेल्पर फंक्शन अगेन। लेकिन इस बार हम लोग जो भी डिजिट हम यूज कर चुके हैं उसे निकालना चाहते हैं। तो निकालेंगे कैसे? तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 10 से एंड दिस इज हाउ वी कैन रिमूव दैट डिजिट। तो बेसिकली इसमें एक हेल्पर फंक्शन कितना काम कर रहा है? तो एक हेल्पर फंक्शन का बस इतना काम है, अगर हम इसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो हर एक हेल्पर फंक्शन बस इतना सा काम कर रहा है। तो हमने पहले ही बोला था कि भाई सिंगल टास्क में डिवाइड करो अपने पूरे जो भी आपका मेजर टास्क है उसे। तो अगर नंबर है मेरा सपोज 123, तो मेन फंक्शन बोल रहा है कि मेन फंक्शन इज सेइंग, दिस इज द स्टैक फ्रेम ऑफ मेन फंक्शन, इट इज सेइंग
कि आपका जो पहला हेल्पर फंक्शन है ना, उसका काम क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो भी नंबर पास हुआ है उसकी यूनिट डिजिट निकालने का। तो यूनिट डिजिट हमने बोला कैसे निकालते हैं, मॉड डिवीजन करके। कि जब भी आप 123 को मॉड डिवाइड करोगे 10 से तो क्या बचेगा, 120 तो पूरा डिविजिबल है ना, 3 बचेगा। सो 3 हमने करा दिया प्रिंट। एंड उसके बाद हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन का काम होना चाहिए नेक्स्ट डिजिट को प्रिंट कराना। तो यहाँ पे हमने फिर से एक हेल्पर फंक्शन पास कर दिया है। और अब इस हेल्पर फंक्शन का काम है कि इसके अंदर जो नंबर पास हुआ है, तो हमने तो ऑलरेडी हमने बोला था 123 डिवाइड बाय 10 करके पास करेंगे नेक्स्ट फंक्शन को। तो इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर पास हुआ है इट इज जस्ट 12। ये 123 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 12 विल बी लेफ्ट। तो नाउ द नंबर इज ओनली 12। तो हम फिर से वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट निकालो। तो उसके लिए मॉड डिवीजन विद 10 विच इज 2। 2 को प्रिंट कराओ और उसके बाद फिर से नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दो, क्योंकि सिंगल टास्क कितना है, सिंगल टास्क इज ओनली दिस मच की यूनिट डिजिट प्रिंट करानी। सो 12 डिवाइडेड बाई 10 करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दो। फिर ये जो नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन है ये बोलता है इस बार मुझे नंबर के अंदर क्या मिला है, तो मुझे मिला है, अगर आप 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो वन बचेगा। so that one is passed into num of the next helper function। and then again आपको इस one को निकालना है, तो one more divided by 10 and that is one। तो one print करा देंगे and then जब आप next function को कॉल करोगे तो it will be one divided by 10 that is zero। तो जैसे ही हेल्पर फंक्शन को ये पता चलता है कि नंबर के अंदर जीरो आ चुका है, इट सिंपली मीन्स आपके पास अब कोई नंबर नहीं बचा है, आपने पूरा प्रोसेसिंग कर लिया है। एंड दिस इज योर टर्मिनेटिंग केस। एंड हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि स्टैक की ग्रोथ को रोकना कब है। तो स्टैक की ग्रोथ को हमें अब रोकना है जब हमारा जो स्टैक फ्रेम्स है उनको कॉल लगना बंद कब करना है, जब हमारा नंबर इक्वल्स टू जीरो बच जाए। क्योंकि अब जीरो को आप कितनी भी बार डिवाइड करते रहो 10 से, हमेशा आपका आंसर 0 0 0 0 आता रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टॉप इट हेयर, अदरवाइज वो फिर से इनफिनाइट जो स्टैक ग्रोथ है वो होने लग जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव फ्रेम्ड कि सबसे पहले तो हर एक इंडिविजुअल टास्क को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल टास्क इज दिस मच, that first of all you have to mod divided by 10 to get the particular unit digit and then उस unit digit को हम नंबर से निकाल देते हैं। सो अगर हमारे पास ये सपोज नंबर है 1 2 3 4, ऐसा मान लेते हैं 1 2 3 4, तो हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले तो डिजिट को निकालो, उसको आप प्रिंट कराओ और उसके बाद नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन को बोल दो कि नम डिवाइडेड बाय 10, मतलब अब जो बचा हुआ नंबर है उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करो। सो हर एक हेल्पर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट की प्रोसेसिंग कर रहा है। एंड नाउ देयर वाज वन टर्मिनेटिंग केस एज वेल। सो टर्मिनेटिंग केस हमने बोला था कि भाई जब भी हमारा जीरो बच जाएगा नंबर में, सो इफ नंबर इज इक्वल्स टू जीरो, so at this moment we have to return from here। return का मतलब होता है that you have to stop the process। and how do we stop the process, कि भाई नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन नहीं कॉल होना चाहिए। तो जैसे ही नंबर जीरो हो जाएगा तो रिटर्न यहीं से हो जाएगा, तो नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन कॉल ही नहीं हो पाएगा। सो दिस इज हाउ रिकर्जन इज गोइंग टू बेसिकली स्टॉप। राइट, अगर आप इसे रन करते हो तो यू विल गेट द आंसर एज 4 3 2 and 1। और अगर आप लोगों को पता ही है दैट इफ यू वांट टू गो इन ऑपोजिट ऑर्डर यू हैव टू जस्ट चेंज दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना, और आपको इसे जस्ट कॉल के नीचे कॉल कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आप ऑपोजिट ऑर्डर में भी अपने नंबर्स के डिजिट्स को प्रिंट करा सकते हो। सो 1 2 3 4, ठीक है, वो आपको पता है दैट यू जस्ट हैव टू चेंज दिस प्लेस एंड यू कैन गेट द आंसर। Now the next thing is you want to do the sum of these digits। तो now helper function is saying कि भाई मुझे कोई प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं करानी, मुझे क्या करना है दैट जो भी मेरी डिजिट है, ठीक है, उसको मुझे ऐड करना है टू वॉट एवर सम आई हैव गॉट। राइट, तो सबसे पहले तो इसका रिटर्न टाइप चेंज करके इंटीजर करेंगे एंड देन फिर से आ जाएंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग कि सबसे पहले तो डिजिट निकालो। ठीक है, डिजिट निकालने का काम तो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 123, आप मुझे इसका सम रिटर्न कर दो इसके डिजिट्स का। तो उसने हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया विद 123। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा हेल्पर फंक्शन, तो हमने बोला सम रिटर्न करेगा कुछ। ठीक है, लेट अस सी। अब हेल्पर फंक्शन बोलता है कि भाई मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, क्या नंबर है 123। तो हमने बोला भाई सबसे पहले एक काम करो आप डिजिट निकाल लो यूनिट प्लेस वाली। तो हमने 3 को निकाल लिया। कैसे निकाल लिया,
सो मॉड डिवीजन बाय 3 करके, मॉड डिवाइड बाय 10 करके निकाल लिया, राइट। तो अब उसके बाद हमने बोल दिया कि हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दो विद दिस करंट नंबर, एंड व्हाट इज दिस करंट नंबर, सो इट इज 123, 123 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से एक हेल्पर फंक्शन को कॉल लगा, और इसके अंदर नम की वैल्यू क्या पास हुई, इसके अंदर नम की वैल्यू पास हुई 1 2, क्योंकि 3 तो जा चुका है जब आपने डिवाइड बाय 10 किया तभी, राइट। तो नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज 12। हमने फिर से बोला भाई डिजिट निकाल लो सबसे पहले, तो डिजिट निकाल के हमने रख ली इट इज 2, और फिर से हमने बोल दिया हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दो। तो इस बार हेल्पर फंक्शन ने कॉल कर दिया 12 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब है जो नेक्स्ट हेल्पर फंक्शन आएगा उसके अंदर नम की वैल्यू होगी ओनली 1, क्योंकि 2 तो यहाँ से चला जाएगा। सो ओनली 1 इज पास्ड। फिर से हमने बोला डिजिट निकाल लो, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 1 हमने निकाल लिया, एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर सेइंग दैट हेल्पर फंक्शन को कॉल कर लो। एंड हाउ आर वी कॉलिंग दिस हेल्पर फंक्शन, सो वी आर सेइंग कि भाई जो भी नंबर है उसे यहाँ पर पास कर दो डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे जैसे ही कॉल लगेगी इट विल पास इनटू नम द वैल्यू 0। तो जैसे ही नम की वैल्यू 0 ही हमने बोला कि बस भाई यहाँ पे खत्म हो चुकी है कहानी, है ना, अब हमारा नंबर हो चुका है खत्म, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर आकर कि जैसे ही नंबर इक्वल्स टू 0 हो जाए यू हैव टू रिटर्न, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ कंट्रोल रिटर्न किया करते थे, ठीक है, हम हमेशा बोलते थे कि भाई इसको स्टैक फ्रेम को निकालो और कंट्रोल वापस भेज दो। अब से हम लोग वैल्यू भी रिटर्न करना शुरू कर देंगे। तो हमने बोला कि जब नंबर ही 0 है तो सम क्या होगा, सम भी 0 होगा। तो हमने 0 रिटर्न करके यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पर अब 0 रिटर्न होकर आ चुका है। अब आप ऑब्वियसली उसे कहीं स्टोर तो कराना ही चाहोगे, तो हमने बोल दिया कि भाई एस नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करा दो। तो दिस 0 इज स्टोर्ड इनसाइड दिस एस वेरिएबल। और उसके बाद हमने बोल दिया कि इस एस को रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि इसकी भी तो कोई वेट कर रहा होगा। तो हेल्पर फंक्शन से जो भी वैल्यू आई है उसको लो, उसमें ये करंट डिजिट ऐड करो, ठीक है, और उसके बाद उसे रिटर्न कर दो। तो दिस 0 + d दैट इज 0 + 1 इज रिटर्न बैक टू दिस कॉलर। तो इस स्टेटमेंट को कौन रिप्लेस कर रहा है, 1। और ये 1 किसके अंदर जा रहा है, तो इट इज गोइंग इनसाइड दिस एस। और उसके बाद हम बोलते हैं s इज इक्वल्स टू s प्लस डी। तो 1 + d का मतलब हो गया 1 + 2 दैट इज 3, एंड दिस 3 विल रिप्लेस दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर आ गया 3, और ये किसके अंदर गया है, s के अंदर। एंड देन अगेन वी आर सेइंग s इज इक्वल्स टू s प्लस जो भी करंट डिजिट है दैट इज 3, और यहाँ से इस हेल्पर फंक्शन को कौन रिप्लेस करेगा, 6। और ये 6 किसके अंदर जा रहा है, सम के अंदर। अब आप उसे प्रिंट करा लो, आप उसको कुछ भी करा लो, वो चीज अब आपके ऊपर है। एंड देन हम बोल रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन वॉट एवर द करंट सम इज। तो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली प्रोसेसिंग इट। अब अगर हमें इसका लॉजिक लिखना भी पड़े, तो हेल्पर फंक्शन को अगर मुझे बनाना है, सपोज आई वांट टू राइट अ कोड फॉर दिस हेल्पर फंक्शन, तो हम बस एक सिंगल जो हमारा सब टास्क है उसे पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसका लॉजिक लिखते हैं कि भाई इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है जो भी वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप, राइट। इसका इनपुट क्या है, इसको इनपुट में क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, तो इंटीजर टाइप का इसका इनपुट है, राइट। एंड देन आई हैव टू राइट द कोड। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिजिट निकालते हैं। डिजिट कैसे निकलेगी, इंट डी इज इक्वल्स टू नम मॉड डिवाइडेड बाय 10। तो ये डिजिट निकल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं। सो हेल्पर को कॉल करते हैं विद नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, नम डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद यहाँ से जो भी आंसर आता है उसे हम कहाँ स्टोर कराते हैं, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय सम इंटीजर वैल्यू। तो हमने यहाँ पे बोल दिया इंट एस के अंदर हम इसे स्टोर कराते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिट प्लस वट एवर सम इज रिटर्न। तो एस इज इक्वल्स टू एस प्लस डी। उसके बाद हम इस आंसर को वट एवर दिस एस हैज कम उसे हम रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न दिस एस, एंड दिस विल बी कॉट इनसाइड सम कॉलर फंक्शन जिसने इसे बुलाया होगा, ठीक है। लास्ट में आता है जो आपका टर्मिनेटिंग केस है, वो आप कैसे लिखने वाले हो। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं भाई टर्मिनेटिंग केस इज प्रिटी सिंपल, कि उसका काम होता है ये कॉल नहीं लगनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो कॉल से पहले लिखना है आपको ये टर्मिनेटिंग केस विच इज कि अगर इफ नम इक्वल्स टू 0 then you have to return 0। and why are we returning 0, because यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं। तो आप 0 रिटर्न करते हो, इसका मतलब होता है कि you are basically saying that from here the current sum is 0। so that is making sense also, it is not going to change your value as well। so this is how we have done this question। तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले डिजिट निकालो,
उसके बाद हेल्पर फंक्शन से जो भी आंसर आने वाला है उसको आप एक सम के अंदर स्टोर करो या एस के अंदर स्टोर करो। ठीक है, उसके बाद जो भी डिजिट थी उसे इस एस के अंदर ऐड कर दो। राइट, एंड देन इसको रिटर्न कर दो। इसे रिटर्न क्यों करना है? क्योंकि जिसने भी इसे कॉल किया होगा उसे आंसर चाहिए, उसने बोल रखा है कि मेरे को इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। और टर्मिनेटिंग केस क्या है? टर्मिनेटिंग केस होता है जो कॉल नहीं लगने देता, मतलब कॉल से पहले आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जैसे ही नम जीरो हो जाए यू हैव टू रिटर्न अ जीरो वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला जो हेल्पर फंक्शन है इसको रिप्लेस करेगा कोई ना कोई नंबर, क्योंकि कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न में तो आने ही वाली है। तो आप चाहो तो उसे स्टोर करा लो, आप चाहे तो डायरेक्टली उसे प्रिंट करा लो। दैट इज कंप्लीटली योर व्यू पॉइंट, है ना, आप क्या करना चाहते हो उसके साथ जो भी आउटपुट आ रहा है। सो नाउ आवर आंसर इज 10 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारा नंबर था 1 2 3 एंड 4। Does it make sense that how we have formulated the logic as well from the dry running code? Yes, ma'am. सिंपल था। Yes. अब हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई आपके पास मतलब हाउ वी कैन जस्ट ट्विस्ट दीज क्वेश्चंस अ लिटिल बिट, इज कि आपके पास कोई, सबके सब क्वेश्चंस इसी सेम उस पे बेस्ड है लॉजिक पर। तो द क्वेश्चंस कुड बी कि भाई आपके पास कोई नंबर है, उसमें कितने जीरोस हैं वो फाइंड आउट करके बता दो। तो दैट आल्सो वी कैन डू। हमसे कोई बोल सकता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, वो काउंट करके बता दो, दैट आल्सो वी कैन डू। हमसे कोई बोल सकता है कि किसी भी नंबर के अंदर हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर, वो काउंट करके बता दो या उनका सम करके बता दो, तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। कोई मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है। सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल चेंजेस कैन कम। सिंपल, वेरी सिंपल, इजंट इट? Yes, ma'am. Yeah. Right. Now the next thing is the same thing happens with the strings as well. Right. I'm not going to hurry on these things because ये हमारे जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगे उतना ज्यादा हेल्प हमें जब हम लोग ट्री रिकर्जन कवर करेंगे उस टाइम हमें हेल्प मिलेगी। सो दैट्स व्हाई हम लोग एक एक करके चीजें देखना चाह रहे हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सो अब हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा समझेंगे भी, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा समझेंगे भी स्ट्रिंग को। बट राइट नाउ यू पीपल हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन कि सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग एंड यू हैव टू काउंट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप रिवर्स करके देख लेते हैं, या फिर यू पीपल कैन चेक फॉर कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। राइट, सो बी ABC A, एंड देन सपोज CB A, so we have to check if this is a palindrome or not. Right, palindrome is basically a string or a number जो उल्टा और सीधा एक जैसा दिखता है, तो basically this is definitely a palindrome. Right, अब there could be another string जो palindrome ना भी हो, तो something like this। तो हमें basically बस एक true या false आंसर चाहिए फाइनली कि जो भी string हम पास कर रहे हैं वो palindrome है या नहीं, and we have to do it using recursion। तो वैसे तो हम इसे लूप से भी कर सकते हैं बट हम इसे रिकर्जन से करना चाहते हैं। तो ट्राई दिस वंस। Okay, ma'am. इज दिस क्लास लाइक मेकिंग सम सेंस? Yes, ma'am. ओके, ट्राई दिस वन।
Is it done? No, ma'am. Just a second. All right. Done, ma'am. All right. So in this particular question, we wanted to know कि ये palindrome है या नहीं है, right? तो अब हम लोग इसके first of all, because our job is not only to like write a code, but we also want कि हम लोग अपने next questions को बहुत easily और कम time में solve कर पाए. So that's why we want to build this intuition or approach जो हमें use करनी है in order to solve these recursive problems, right? So now let us go for it. तो suppose सबसे पहले हमारे पास कुछ भी string हो सकती है, तो how do we go for it? How do we analyze this or how do we picture this? तो हमने बोला कि भाई हमारे पास एक string है जिसका नाम है A B C B A suppose, right? Now what happens is कि वही टीचर वाला एग्जाम्पल लेते हैं. तो सबसे पहले टीचर आया, टीचर ने बोला सपोज राम हमारा स्टूडेंट है, तो राम को बोला राम आप जो है इस स्ट्रिंग को चेक करके बताओ ये पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो राम ने बोला कि यार मैं पूरा काम क्यों करूं, है ना. मैं मैं पूरा काम तो नहीं करने वाला. पूरा काम क्या था, किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हमें जो फर्स्ट लेटर है उसे लास्ट लेटर के साथ मैच करना है, जो सेकंड लेटर है उसे सेकंड लास्ट लेटर के साथ मैच करना है, एंड सो ऑन. हमें इस तरीके से वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग. तो राम ने बोला यार मैं बस एक ही टास्क करूंगा, बिकॉज रिकर्जन का तो मतलब ही होता है दैट वी विल बेसिकली डिवाइड आवर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सबसेक्शंस. तो उसने बोला मैं बस एक ही काम करूंगा, विच इज कि मैं जीरोथ इंडेक्स को और लास्ट इंडेक्स को चेक करूंगा. सो लास्ट इंडेक्स हमें कैसे मिलती है, एस डॉट लेंथ गिव्स अस द लास्ट इंडेक्स, -1 इज बेसिकली आर वॉट एवर द लास्ट इंडेक्स इज, राइट. एंड उसके साथ हम -0 कर देते, तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द लास्ट इंडेक्स, दैट इज वी कैन गेट द सब्सिक्वेंट इंडेक्स जिसके साथ कंपैरिजन होना है, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज द इंडेक्स जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है. अगर राम ने बोला कि अगर इनका आंसर मुझे मिल जाता है ट्रू कि यस दीज टू इंडेक्स आर इक्वल, तो मैं आगे शाम को काम दूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव द टास्क टू एनी अदर पर्सन. तो अभी क्या हुआ कि इसने देखा कि जीरोथ इंडेक्स पर और लास्ट इंडेक्स पर दोनों के ऊपर सेम लेटर है, तो इसने टास्क दे दिया सपोज टीना को. तो टीना ने बोला कि ठीक है भाई मैं भी एक ही टास्क करूंगी, विच इज कि फर्स्ट इंडेक्स को और n -1 दैट इज द लास्ट इंडेक्स -1
ठीक है, मतलब हमें तो उसकी सब्सिक्वेंट इंडेक्स निकालनी है जिसके साथ कंपैरिजन करना है। सो इन दोनों इंडेक्स को उसने कंपेयर किया और उसे आंसर मिला दैट यस बोथ आर इक्वल, दैट इज बी एंड बी बोथ आर इक्वल। उसके बाद टीना ने बोला कि भाई क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका है इक्वल, तो आई गो आगे। एंड आगे जाने के बाद व्हाट विल हैपन इज कि सपोज यहाँ पे खड़ा हुआ है श्याम। तो श्याम ने बोला कि ठीक है मैं चेक करता हूँ अब। तो उसने बोला सेकेंड इंडेक्स और n-1 - 2, दैट इज वट एवर दिस इंडेक्स इज, उसको चेक कर लेते हैं। तो जब उसने चेक किया तो उसको भी सी और सी मिला। पर यहाँ पर आके उसे पता चला दैट n-1 - 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्मिनेटिंग केस जहां पे हमें रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे अगर हम जाएंगे भी तो फिर से बी और बी चेक होने लगेगा, फिर से ए और ए चेक होने लगेगा, बट वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्मिनेटिंग केस जो हमें कंसीडर करना है इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ लेटर्स। जब ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे हम टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे इवन लेटर होते, मतलब अगर दो सीज होते, तो हमें क्या करना है? तो एक केस तो हमारा बनता है कि जब हमारी फर्स्ट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल हो जाए तो हम स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अभी आपकी इंडेक्स है यहाँ पे 2 और यहाँ पर है 3। आपने कंपेयर किया कि क्या ये दोनों इक्वल है, आंसर आया दैट यस बोथ आर इक्वल। तो अब आप सपोज यहाँ पर आपने बोल दिया कि, मान लेते हैं मीना को बोल दिया दैट मीना यू चेक। तो मीना ने जब चेक किया तो उसको फर्स्ट इंडेक्स मिली थी 3। और उस जब वो इस इक्वेशन के साथ इवेल्युएट करेगी नेक्स्ट इंडेक्स को, तो उसे वो इंडेक्स मिलेगी 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 - 3, विच इज इक्वल्स टू 6 - 4 विच इज 2। और जैसे ही हमारी फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स के बड़ी हो जाती है, देन ऑल्सो वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, क्योंकि अब जस्ट ये लोग बस अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, बट देर स्टिल स्टक टू द सी एंड सी। सो दैट्स व्हाई आइदर, तो हमें टर्मिनेटिंग केस क्या समझ में आता है कि या तो जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स के इक्वल हो जाए या सेकेंड इंडेक्स के इक्वल हो जाए, या फिर जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है वो ग्रेटर हो जाए सेकेंड इंडेक्स की। सो इन बोथ ऑफ दीज केसेस वी हैव टू रिटर्न ट्रू, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं इसका मतलब है बाकी सारे केसेस सही थे, राइट। अदरवाइज वी हैव टू, अगर हम इन बिटवीन कहीं पर नॉट इक्वल आ जाता है तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सपोज इसने ट्रू रिटर्न किया, किसने? मीना ने सपोज ट्रू रिटर्न किया। तो शाम का काम है कि जो भी आंसर इसके पास आ रहा है, ठीक है, अब शाम उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करने वाला, तो मीना चाहे रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स, उसका काम है कि जैसे ही उसे आंसर मिले वो सेम आंसर वो फॉरवर्ड कर देगा टीना को। टीना का काम है दैट सेम आंसर शुड बी रिवर्ट बैक टू राम, एंड राम का काम था टीचर से कनेक्ट में रहना, दैट इज मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन को राम जाके बता देगा दैट टास्क इज डन। लेकिन अगर बीच में ही कहीं पर ये साइकिल टूट जाती है, मतलब मीना तक हम पहुंच ही नहीं पाते, सपोज टीना के टाइम पर ही क्या हो जाता है कि ये दोनों नॉट इक्वल आ जाते हैं, दैट इज यहाँ पर बी की जगह मान लेते हैं कैपिटल बी है, सो ऑब्वियसली स्मॉल बी इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल बी। सो इस केस में हम आगे कॉल ही नहीं लगाते, इस केस में हम सिंपली यहाँ से कर देते हैं रिटर्न फॉल्स। एंड फिर जो आगे के फंक्शन है उनका काम तो सिर्फ इतना सा है कि जो भी रिटर्न होकर हमें वैल्यू मिल रही है उन्हें फॉरवर्ड करते जाओ। सो दे डोंट चेंज द वैल्यू, ठीक है, वो किसी भी लेवल से आ सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है राम को। ये वो सिंपली बोलेगा कि भाई जो भी वैल्यू आई है आई सिंपली रिटर्न इट बैक टू द टीचर, right? So now if you want to write the code, so again it becomes very simple. So this was our palindrome question, palindrome.java, and here we are seeing that this is our main function. मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग एस, जिसके अंदर हमने ए बी सी सी बी ए, एक तो ये टेस्ट केस रख लेते हैं, एंड देन विल हैव सेवरल टेस्ट केसेस। दिस इज S1, देन string S2 is equals to ए बी सी बी ए, तो ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का हो गया। और थर्ड केस हम लोग रख लेते हैं S3 इज इक्वल्स टू ए बी सी डी बी ए। तो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम ऑल टुगेदर। सो ये तीन हम लोगों ने स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं, एंड नाउ वी आर कॉलिंग हेल्पर फॉर S1, ठीक है, एंड देन वी आर कॉलिंग हेल्पर अगेन, दिस टाइम फॉर S2 वी विल बी कॉलिंग, एंड अब हम फिर से हेल्पर को कॉल करते हैं फॉर S3। और हम बोलते हैं कि भाई ठीक है करो इसे इम्प्लीमेंट स्विच स्टैटिक,
रिटर्न टाइप इसका बूलियन होने वाला है बिकॉज ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। और अच्छा एक और चीज, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो वॉट एवर द आंसर इज वो हम डायरेक्टली प्रिंट ही करा लेते हैं। तो ट्रू या फॉल्स जो भी आंसर होगा वो हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हेल्पर विद S2 विल ऑल्सो गेट प्रिंटेड, and in the similar way we want to get this third answer also printed over here. And now let us implement this helper function. तो return type इसका boolean है, और ये क्या accept करता है, ये एक s string accept करता है। अच्छा एक और चीज एक्सेप्ट करता है विच इज स्टार्टिंग इंडेक्स, क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स तो वो निकाल सकता है पर फर्स्ट इंडेक्स आपको भेजना पड़ेगा। तो वो हमने बोल दिया भाई जीरो से स्टार्ट करो चेक करना। सो ईच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट इंडेक्स तो मिल जाती है, और सेकंड इंडेक्स जिसके साथ कंपैरिजन करना है वो ये कैसे निकालता है। सो इंट सेकंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ माइनस वन, दिस इज द लास्ट इंडेक्स, माइनस अब उसे निकालना है अपना जो भी सब्सिक्वेंट इंडेक्स जिसके साथ कंपैरिजन होना है, तो माइनस फर्स्ट। यहाँ से सेकंड इंडेक्स निकल कर आ जाती है। नाउ वी आर सेइंग दैट इफ second index is equals to if char at second index, right? So s dot char at second index is equals to s dot char at first index। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल लगाते हैं। सो वी आर सेइंग ठीक है s को पास कर दो विद फर्स्ट प्लस वन, राइट। और जो भी इसका आंसर आता है वो हम बोलते हैं भाई एज इट इज रिटर्न करा देना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर यहीं पर आंसर आ जाता है कि नहीं दीज टू आर नॉट इक्वल, तो हम बोलते हैं हेल्पर को कॉल भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और यहाँ से जो भी आंसर जाएगा उसे विदाउट एनी चेंज जो प्रीवियस फंक्शन होगा वो सिंपली उसे रिटर्न कर दिया करेगा या प्रिंट करा देगा बेस्ड ऑन की विच फंक्शन इट इज। अनदर थिंग इज योर टर्मिनेटिंग केस। तो टर्मिनेटिंग केस जो अदर देन ये वाले फॉल्स केसेस के अलावा जो टर्मिनेटिंग केस है वो तब आते हैं जब s जो है, जब फर्स्ट वाली जो इंडेक्स है इट आइदर बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड इंडेक्स और इट बिकम्स greater than the second index. So if first index is either greater or equal than the second index, then also we return from here, and this time we definitely return true, क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं इसका सिंपल मतलब है कि बाकी सारे केसेस हमने सही से क्रॉस कर दिए। एंड नाउ इफ यू रन दिस, तो ट्रू ट्रू एंड फॉल्स मतलब फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स तो करेक्ट थी एंड लास्ट स्ट्रिंग वाज फॉल्स व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So this is how we basically form our solution based on what we have drawn on the whiteboard. Is it clear? Yes, ma'am. Right. So I'm going to give you some questions after this session, है ना? आप उसे एक बार solve कर लेना। आज के लिए I think this much is enough, isn't it? ये tree Right, ma'am. recursion को फिर, हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही बोल रहा right. So because it'll like हम थोड़ा ज्यादा burden अभी नहीं करना चाह रहे हैं, right? So I'm going to give you some simple question. You can try those, and then we will try to understand कि क्या इस इन सारे cases के अंदर recursion की जरूरत थी भी या नहीं, and where actually recursion is needed. Those cases we are going to understand. ठीक है, कि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यार ये सारे questions तो हम लोग loop से भी solve कर सकते हैं, isn't it? ऐसा आ रहा है दिमाग में, हूँ। Right. राइट। सो डेफिनेटली लूप से ही करेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व। तो फिर रिकर्जन एक्चुअली में कहाँ पे यूज होता है उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। देन वी हैव टू गो फॉर ट्री रिकर्जन एज वेल। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, you just try to solve them first, and then uh, tomorrow to we are going to have JavaScript session, right? So most probably either अगर टाइम मिला तो हम लोग रात में सेशन कर लेते हैं, अदरवाइज ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो विल हैव सम क्लास, राइट। कल लेकिन हम लोग 11 बजे से पहले जावा स्क्रिप्ट का सेशन है, पहले वो अटेंड करेंगे। क्लियर है? दैट इज Okay, नॉट ma'am. अ कंपल्सरी सेशन, बट अगर जावा स्क्रिप्ट किसी को भी करना है तो वी आर गोइंग टू कवर लाइक ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन दैट, जो इंटरव्यू रेलेवेंट भी होंगे काफी ज्यादा। तो मतलब अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ऑल्सो सिट इन दो इन दैट सेशन। ठीक है, Ma'am, it's like वो relevant development relevant होगा कि मैम like DA डेफिनेटली से डेफिनेटली। related. नो नो, नॉट डीएसए रिलेटेड, इट विल बी वेब डेवलपमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, इट इज वेरी क्रूशियल।
है ना? ओके मैम। राइट. सो अगर आपका वहां पे थोड़ा सा भी ऐसा इंटरेस्ट है, सो बिकॉज आई थिंक दैट यू समहाउ विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट आल्सो, तो आई यस वुड मैम, यस सजेस्ट मैम। कि यू शुड सिट, है ना? या। ऑलराइट. ठीक है. एंड ओके, देन आई विल टॉक टू यू पीपल आफ्टर द सेशन, मतलब आफ्टर द जावास्क्रिप्ट सेशन. ठीक है, चलो, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस. ओके मैम, थैंक यू।